वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। हम आज पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 का अगला टॉपिक, जहां पर हम देखने वाले हैं अबाउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये शुरू करने से पहले हम पिछले कुछ क्लासेस में क्या पढ़े हैं, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या पढ़े हैं उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस है उनकी रे डायग्राम्स के बारे में आपने देखा। अब वहां पर जो इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा था वो आपको अच्छे से ध्यान में आने वाला। लाइक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल और रियल, ध्यान दो, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल और रियल दोनों टाइप की इमेजेस को फॉर्म करता है, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बराबर है कि उस ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो जो कॉन्वेक्स लेंस है आपकी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगी या रियल इमेज फॉर्म करेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रियल इमेज फॉर्म करती है, बट समटाइम्स व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और फोकस नहीं बोल सकते हम जिसको, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस F1, देन वी से दैट कि जो इमेज है वो कैसी फॉर्म होगी, वहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। आपने ऐसे पूरे आपने रे डायग्राम देखे, रे डायग्राम को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तो जाके आप रिलेट कर पाओगे मैग्निफिकेशन के साथ में, तो जाके आप रिलेट कर पाओगे फोकल लेंथ के साथ में, तब जाके आप रिलेट कर पाते हो इमेजेस फॉर्मेशन के साथ में। समझ में आ रहा है? चलो अब दूसरी चीज आपने देखी थी अबाउट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है वो देखा था। लेंस का फॉर्मूला भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज टू काउंट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द इमेज, है ना। या फिर फोकल लेंथ अगर हमें निकालना है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका लेंस का फॉर्मूला आपने देखे थे। देन आफ्टर साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। साइन कन्वेंशन आपने कॉन्केव मिरर के लिए लिखे होंगे, वो बनाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपको मैंने बोला था कि होमवर्क में आपको करना है, नोट्स तो बनाना ही है, साथ ही साथ में होमवर्क में आपको वो भी मेंटेन करना है। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजों के ऊपर में भी आपने पूरा का पूरा रिवीजन रखना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करो रे डायग्राम्स को, तो आपको इजीली मगअप होते चलेगा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है, क्या पढ़ना है हमें आज हमें पढ़ना है अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? सबसे सिंपल और जनरल अगर हम बात करेंगे मैग्नीफाई की, मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन ये वर्ड अपने आप में डिनोट करता है कि किसी इमेज का, अगर हम लेंसेज की बात करते हैं, हम फिजिक्स में अगर बात करते हैं मैग्निफिकेशन का मीनिंग अगर देखते हैं तो मैग्निफिकेशन रेफर करता है देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ अ इमेज। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स में अगर बात करते हैं किसका, मैग्निफिकेशन की, तो वो रिलेट करता है, वो रेफर करता है टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ साइज ऑफ अ इमेज। एक पर्टिकुलर इमेज की साइज, उसका साइज क्या रहेगा, उसका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उस पर रिलेट करता है आपका मैग्निफिकेशन, उससे रेफर करता है मैग्निफिकेशन। मतलब उसकी असलियत में जो रियल जो उसकी साइज है उस इमेज की वो डिफरेंट रहेगी, लेकिन जब हम उसको विद द हेल्प ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, लाइक आप बात करोगे माइक्रोस्कोप की, आप बात करोगे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास की, आप बात करते हो प्लैनेट्स को वगैरह, स्टार्स को वगैरह स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप की, तो ऐसे मौके पे वो जो मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे आ जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं, चलो वही लिख कर भी दिया हूं मैंने आप लोगों को कि मैग्निफिकेशन रेफर्स टू, मैग्निफिकेशन जनरली क्या रेफर करता है, मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन साइज ऑफ एन इमेज। मतलब कि कोई भी इमेज है उसकी पर्टिकुलर साइज होता है, उस साइज का इंक्रीज एंड डिक्रीज, मतलब कि कम भी हो जाना या फिर बढ़ जाना, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। प्रोड्यूस बाय द ऑप्टिकल सिस्टम, एक ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है कंपेयर टू इट्स ट्रू साइज। अगर उसके ट्रू साइज, उसका जो रियल साइज है उस लेंस का बोलो या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो उसका जो ट्रू साइज है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो आपका मैग्निफिकेशन करने के बाद में, मैग्नीफाई करने के बाद में उस इमेज को क्या होता है कि वो जो इमेज का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द
इमेज है ना, वो आर प्रोड्यूस बाय द ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम क्यों यूज किया, यहाँ पर हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, इसीलिए। समझ में आ रहा है? कंपेयर टू इट्स ट्रू साइज, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन ये जो है हम कहाँ देख पाते हैं जनरली, अगर हम बात करेंगे तो टेलीस्कोप में, उसके बाद में माइक्रोस्कोप में, जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया आपका, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो गया। समझ में आ रहा? इन सब पे भी वो मैग्नीफाइंग स्कोप लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि आप जनरली देखे ही होंगे आपके स्कूल में वगैरह भी, आपको मतलब लैब वगैरह में दिखता ही है मैग्नीफाइंग ग्लास, छोटे अक्षरों को बड़ा देखने के लिए, है ना, एक्सेट्रा। मतलब बहुत सा मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमको अपने नॉलेज के लिए कुछ चीजें समझना है ना। चलो उसके बाद में अब हम आते हैं सीधा हमारे मेन टॉपिक के ऊपर में, मतलब कि हमारे मेन डेफिनेशन के ऊपर में, जो कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में बोली गई है। क्या बोल रहा है ये टेक्स्ट बुक में, ये जो डेफिनेशन है ये पढ़ने से पहले जो साइज ऑफ द इमेज है वो डिपेंड करती है उसके डिस्टेंस के ऊपर में। तो आपको जब आप मैग्निफिकेशन पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूलेज रहेंगे दो टर्म्स में, एक रहेगा हाइट के, मतलब कि वो साइज क्या है इमेज का उसके फॉर्म में, और एक रहेगा डिस्टेंस कितना है ऑप्टिकल सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का। समझ में आ रहा है? आपका जो मैग्निफिकेशन है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, साइज और डिस्टेंस, दो चीजों पे डिपेंड करता है। लेंस से किसी ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस कितना है, और उस लेंस के द्वारा फॉर्म हुए वाले इमेज का और वो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। समझ में आ रहा? वो हम यूज करेंगे यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमको दो तरीके से मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद रखना है। क्या कैसे कैसे देखो, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या है, किसी भी लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, ड्यू टू द लेंस जो मैग्निफिकेशन तैयार होता है वो क्या है एक्चुअली, इट इज अ रेशियो। वो एक रेशियो है जहां पर हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को, दो सेम टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब कंपेयर करना मीन्स क्या होगा कि उसका रेशियो लेना। समझ में आ रहा? अब रेशियो ये जो पार्ट है यह आपने कहां पर पढ़े हो, मैथमेटिक्स में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आपको अच्छे से भली भांति पता है कि रेशियो क्या होगा। ओके चलो, तो मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, सो मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, मतलब कि जो इमेज फॉर्म होती है लेंस के द्वारा स्क्रीन पे आपकी मिल रही है उसकी हाइट कितनी है, साथ ही साथ में उसके साथ में उस ऑब्जेक्ट की हाइट, जिस ऑब्जेक्ट से वो इमेज फॉर्म हुई है, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज वो हम फॉर्म कराते हैं, जिस ऑब्जेक्ट की इमेज रिफ्रैक्ट होने के बाद में फॉर्म होती है उसकी हाइट कितनी है, उसका रेशियो रहेगा आपका मैग्निफिकेशन। उसे क्या बोला जाएगा, आपका मैग्निफिकेशन। मींस द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। जो मैग्निफिकेशन है ड्यू टू द लेंस वो क्या है एक्चुअली में, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऐसी दो चीजें उसमें समझ में आ रहा है इसमें मैग्निफिकेशन में। और मैग्निफिकेशन का अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम मैग्निफिकेशन m इक्वल टू लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम शो करेंगे h2 के साथ में, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम शो करेंगे h2 के साथ में, और साथ ही साथ में हम बताएंगे टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम शो कर रहे हैं h1 से, जिसको हम शो कर रहे हैं h1 से। इसको और लिख सकते हो आप शॉर्ट इसमें नोटेशन के फॉर्म में, क्या लिखोगे, m इक्वल्स टू h2 अपॉन h1, मतलब हाइट ऑफ द वेयर m इज द मैग्निफिकेशन, देन h2 इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है फॉर द मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है फॉर मैग्निफिकेशन। सेकंड वन क्या बोल रहा है, सेकंड डेफिनेशन मैंने बोला ना कि मैग्निफिकेशन डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर में, एक रहेगा आपका हाइट कितनी है उस ऑब्जेक्ट की और उस इमेज की जो फॉर्म हुई है स्क्रीन के ऊपर में, और दूसरा उसके डिस्टेंस का, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितने दूरी पे वो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो फॉर्म हुई है। ठीक है, तो देखो ऑल्सो द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस आर ऑल्सो रिलेटेड टू, अब रिलेटेड टू मतलब कि उससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू दैट ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, मतलब कि लेंस से
वो जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस और उस इमेज का डिस्टेंस कितना है उसे बोला जाएगा उसका मैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? अब आपने रे डायग्राम पढ़ी, रे डायग्राम में आपको देखो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करे थे, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड f1, बिटवीन 2f1 2f1, है ना, 2f1 f1। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अलग अलग पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे थे। अब अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे, इसका मीनिंग क्या था कि उसकी डिस्टेंस उसका अलग अलग हो रहा था, उसका डिस्टेंस में चेंज आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो वो जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द लेंस, और दूसरी चीज क्या फॉर्म हो रही थी आपकी, इमेज। अगर हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, तो वहां पर क्या फॉर्म हो रही थी, इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द लेंस, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। उसको भी क्या, उसका रेशो जब हम लेंगे तो उस रेशो को बोला जाएगा मैग्निफिकेशन। और वो रेशो कैसा रहेगा, रेशो रहेगा आपका द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेशो रहेगा आपका द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू दैट ऑफ द इमेज। मतलब कि पहले आएगा इमेज का डिस्टेंस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, पहले क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अभी मैग्निफिकेशन को हम शो करते हैं लेटर m के साथ में, मैग्निफिकेशन को किसके साथ में शो करते हैं, लेटर m के साथ में। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है उसको हम शो करते हैं v से। आपने पढ़े है ना, जब आप लेंस फॉर्मूला पढ़ रहे थे तब हमने उसका नोटेशन देखे थे कि जो डिस्टेंस रहेगा इमेज का उसको हम किससे शो करते हैं, v से, लेटर v से। और वही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो ये m है, ये आप कैपिटल ले लो, ये जो मैग्निफिकेशन के लिए m है ना, ये आप कैपिटल ले लो। जैसा मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा है लेकिन आपने कैपिटल ले लिया, ठीक है। हाँ, अब देखो जो कैपिटल M है मतलब आपका मैग्निफिकेशन, और आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे आप, u, स्मॉल u। समझ में आया? तो आपका मैग्निफिकेशन बन जाएगा v अपॉन u। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, v अपॉन u। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये दो इक्वेशन का यूज करना है। अब आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा यहाँ पे रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स का थोड़ा सा आपको रिवीजन आपके माइंड में रखो, रिफ्रेश करो उसको कि रे डायग्राम्स हमने कैसे बनाए थे। और जब हमने रे डायग्राम बनाए थे तो वहां पर जो इमेजेस फॉर्म हुई थी वो इमेजेस का नेचर क्या था वो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये दो पॉइंट के लिए क्या बोल रहा है, इफ मैग्निफिकेशन m हैज पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या हो रहा है कि आपका जो मैग्निफिकेशन है m, इसका भी कभी कभार होगा कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी कभार आएगी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो वो जो हाइट जो है वो कभी कभार नेगेटिव और पॉजिटिव में रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। साथ ही साथ में जो आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मतलब कि u, वो हम जनरली नेगेटिव में लेते थे। बराबर है, बराबर है। वो जो आपकी जो ये है u की जो वैल्यू है जनरली वो नेगेटिव में आती थी। बराबर है ना। हाँ, तो देखो आप अभी यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन रहता है उसका क्या होता है कि अगर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू है, m जो है आपका मैग्निफिकेशन, इसकी अगर वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि वो प्लस में आएगा, है ना। पॉजिटिव वैल्यू है तो जो इमेज फॉर्म होगी, मतलब कि जो आपका इमेज रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अभी आप मेरे को बताओ जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है वो हमें कहाँ मिल रही थी, वो हमें मिल रही थी कॉन्केव लेंस में, और साथ ही साथ में कॉन्वेक्स लेंस में भी एक बार हमें मिली थी। क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। समझ में आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा याद करो जो आपने रे डायग्राम पढ़े थे, जहां पर आपका जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था कॉन्वेक्स लेंस में वो एट बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर था। वहां पर थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखा था इमेज के फॉर्मेशन में, नेचर ऑफ द इमेज में। वो रियल नहीं थी, वो वर्चुअल थी और इरेक्ट थी। समझ में आ रहा? सेकंड थिंग, इफ द मैग्निफिकेशन m हैज द नेगेटिव वैल्यू। अब दूसरी चीज क्या है कि मैग्निफिकेशन m जो है उसकी अगर वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव रहने का मीनिंग क्या है कि वहां पर जो वैल्यू है वो माइनस में आ जाएगी आपकी। तो नेगेटिव वैल्यू होने के कारण जो इमेज वहां पर फॉर्म होती है
है वो इमेज का नेचर रहता रियल एंड इन्वर्टेड। वो इमेज का नेचर कैसे रहता? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस पर से हम ये कंक्लूड कर सकते, ये जो दो पॉइंट आपने लिखे कि अगर m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज जो है वो वर्चुअल है, रिजेक्ट रहेगी। अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल और इन्वर्टेड रहेगी। तो जो कंक्लूजन है वो क्या रहेगा आपका कि देखो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस फॉर बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस क्या फॉर्म करती है? वर्चुअल एंड रियल इमेज। सो द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो दोनों तरीके की इमेज फॉर्म कर सकती है, वर्चुअल भी और रियल भी। इसलिए जो वैल्यू रहेंगी मैग्निफिकेशन की वो क्या रहेगी? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव भी रह सकती है और नेगेटिव भी रह सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स बोल रहा हूँ कॉन्केव की। यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स के लिए बता, अगर ऐसा हुआ होगा कि कभी कभार बोलने में अगर कॉन्केव निकल गया होगा तो थोड़ा उसको आप समझ लेना कि वो जो कॉन्वेक्स था यहाँ पर अभी हमने पढ़े, मुझे लग रहा कि मैंने कॉन्केव बोल दिया तो वहां पर कॉन्वेक्स था। ठीक है, अब आते हैं कॉन्केव लेंस के लिए। और ये आपके साथ में ऐसा फॉर्मूला होता है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको लिख कर देखना है। आपके साथ में बोलने में अगर ऐसा फॉर्मूला हुआ तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको उन सारी चीजों को लिख के भी देखना है, मतलब कि आपको फिर वो भूलोगे नहीं आप। ठीक है, हाँ। अब कॉन्केव लेंस क्या होता है? कॉन्केव लेंस में क्या होता है? कॉन्केव लेंस फॉर्म ओनली, कॉन्केव लेंस सिर्फ क्या फॉर्म करते हैं? ओनली वर्चुअल इमेजेस। कॉन्केव लेंस फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेजेस। सो द वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव। वैल्यू ऑफ m इसके लिए क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। समझ में आया? ये आपको कंक्लूजन याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा क्लियर। अब इसके ऊपर के जो सॉल्व एग्जांपल होंगे या फिर इसके ऊपर में जो आपके मैं बोलूंगा जिसको कि एग्जांपल्स है, प्रैक्टिस एग्जांपल, न्यूमेरिकल, ये हम थोड़ा लास्ट में लेते हैं, एट द एंड ऑफ द लेसन, या फिर अगर सेशन के लास्ट में अगर समय रहता है तब लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। ओके, चलो वो पढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आते हैं पावर ऑफ लेंस के ऊपर में। Now we will see about power of lens. अब पावर मीन्स एक्चुअली क्या है यहाँ पे? जनरली अगर हम बात करेंगे पावर की तो पावर क्या बताता है? पावर एक, अगर हम जनरल फिजिकली अगर बात करते हैं तो पावर रिलेटेड करता है कि एक प्रकार से एनर्जी, मतलब कि अगर हमें अगर कोई वर्क डन करना है तो उसमें कितनी एनर्जी रहेगी वो एक्चुअली मतलब पता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हम जिसको बोल सकते हैं कि वर्क करने के लिए क्या लग रही है हमको? एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में रहती है? पावर के फॉर्म में हमें मिलती है। जनरल अगर हम देखेंगे फिजिकली, यहाँ पर जो पावर है ये क्या डिनोट करेंगे? यहाँ पर भी एक प्रकार से एनर्जी ही बताएगा, मतलब कि उसकी कैपेसिटी से डील करेगा। लेकिन किसके कैपेसिटी से डील करेगा? ये डील करेगा यहाँ पे विद द कैपेसिटी ऑफ लेंस। यहाँ पर वो किसकी कैपेसिटी बताएगा? लेंस की। जो आप कॉन्केव, कॉन्वेक्स, ऐसे दो प्रकार के लेंस पढ़े इस लेसन में, तो वो लेंस की क्या कैपेसिटी होती है? टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, टू कॉन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। मतलब कि आपको पता है जो लेंस होती है उसका काम क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर फोकस पे, जिसका एक कोई फोकल लेंथ होती है जिसकी, उस पे लाइट, रे ऑफ लाइट को क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। तो ये जो आपके पावर है ये क्या डिफाइन कर रहा है? एक लेंस के पावर क्या डिफाइन करते हैं कि उस लेंस की कैपेसिटी कितनी है उस रे ऑफ लाइट को
कॉन्वर्ज कराने की और डाइवर्ज कराने की, उसको बोला जाता है उसका पावर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे तो क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कॉन्वर्ज एंड डाइवर्ज इंसिडेंट रे। कॉन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है कि अगर ये लेंस है तो एक ये आपका फोकस है, तो पूरी की पूरी इंसिडेंट रे इसके ऊपर में आके क्या हो जाएंगी, कॉन्वर्ज, मतलब कि एक जगह आके मिलना। समझ में आ रहा है? एक जगह आके ऐसे मिलना हो, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है? डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है? अगर हम बात करते हैं कॉन्केव की तो वहां पर हमें देखने मिलता है डाइवर्जेंस आया यहाँ पे, ये आपका सपोज सेंटर है, यहाँ से डाइवर्ज, ये है डाइवर्ज, और इसका जो पॉइंट है, ये जो फोकस है, ये कहाँ पे आके मिलता है, ये ऐसा बैकवर्ड में ऐसे। समझ में आया? तो ये जो आपका कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है इंसिडेंट रे का, वो कितना ज्यादा अमाउंट में कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस शो करती है वो लेंस, उस पर डिपेंड करेगा आपका पावर। वो रहेगा एक्चुअली में आपके लेंस का पावर, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कॉन्वर्ज एंड डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। अगर कोई लेंस पे अगर लाइट फॉल हो रही है और वो इंसिडेंट हो रही है वो लाइट, रे ऑफ लाइट, तो वो रे ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज और डाइवर्ज कराने की कैपेसिटी, उसको बोला जाता है उसका पावर। समझ में आ रहा है? उस लेंस का समझ में आ गया अभी पावर का मीनिंग? मतलब कि अगर कोई लेंस है तो वो लेंस पर क्या होती है कि कोई हम मान के चलते हैं अगर एक रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है, ऐसे नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट क्या होती है वहां पे इंसिडेंट होती है एक पर्टिकुलर पोजीशन से, किसके ऊपर में, लेंस के ऊपर में। तो वो लेंस क्या है, उसकी एक अपनी कैपेसिटी रहती है कि वो कितने नंबर ऑफ रेज को कॉन्वर्ज करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस कैपेसिटी को ही बोला जाता है पावर। समझ में आ रहा है? कुछ कैपेसिटी को ही बोला जाता है पावर। अब हम ये पावर की अगर बात कर रहे हैं तो पावर डिपेंड करता है बेटा आपके फोकल लेंथ पे, आपके इन द सेंस आपके जो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव लेंथ है उसके फोकल लेंथ पे। मतलब जितना उसका फोकल लेंथ रहेगा वो रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर। समझ में आ रहा है? जो पावर है लेंस का वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे, और उसका क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखो, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। मतलब ऑप्टिकल सेंटर, सपोज कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका फोकस है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये फोकस तक के जितना डिस्टेंस है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। इसको क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। तो अभी आपका जो फोकल लेंथ है राइट, ये सेंटर से लेके तो ये पॉइंट तक के, तो ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा उस लेंस का पावर कितना है। समझ में आ रहा है? इस फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा कि उस लेंस का पावर क्या है, और उसका रिलेशन कैसा है पावर का और फोकल लेंथ का। वो ऐसा है कुछ कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। मतलब कोई भी लेंस का पावर क्या होता है, इट इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। उस लेंस का जो फोकल लेंथ रहेगी उसका इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, 1 के फॉर्म में रहना, रेसिप्रोकल में रहना। वो समझ में आ रहा है? ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो आपकी फोकल लेंथ है वो स्टैंडर्ड यूनिट मतलब कि मीटर में रहने होना। जो आपकी फोकल लेंथ है वो भी मीटर में रहने होना। इट मींस कि अगर सेंटीमीटर में अगर या फिर मिलीमीटर में अगर आपको फोकल लेंथ दी हुई है तो उसको सबसे पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मीटर में, और फिर मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसका आपको पावर निकालना पड़ेगा उस लेंस का, अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करते हो तो। समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब कि द पावर ऑफ अ लेंस इज डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। कोई भी एक लेंस है जिसका पावर किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक फोकल लेंथ के ऊपर में। फोकल लेंथ के ऊपर में डिपेंड करने के बाद में अगर हम बात करेंगे फोकल लेंथ की और पावर की, तो उनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है कि जितनी फोकल लेंथ उसकी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी उसके पावर को। मतलब अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर कम होगा, अगर फोकल लेंथ कम है मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस कम है तो फिर पावर जो है वो लेंस की वो
बढ़ जाएगी अगर फोकल लेंथ कम है। समझ में आ रहा? ऐसा उसका मीनिंग है। आएगा वो आगे, देखो अभी P इक्वल टू 1/f और उसको हम मीटर काउंट करते हैं, फोकल लेंथ को मीटर में, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। उसके बाद में द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। जो यूनिट है पावर का लेंस के लिए वो क्या रहेगा? डायोप्टर, जिसको हम शो कर रहे हैं कैपिटल D से। ओके, उसके बाद में द लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ। हाँ, एक मिनट, पहले यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर बोले हमने। अब 1 डायोप्टर की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 डायोप्टर की वैल्यू कितनी रहेगी? इसकी वैल्यू रहेगी 1/1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। 1 डायोप्टर की वैल्यू कितनी रहेगी? 1/1 मीटर ऑफ फोकल लेंथ। मतलब एक यूनिट मीटर के फोकल लेंथ के लिए, एक यूनिट मीटर के फोकल लेंथ के लिए किसी पर्टिकुलर लेंस के उसका जो यूनिट रहेगा वो 1 डायोप्टर रहेगा। ऐसा उसका मीनिंग है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका रिलेशन ये डायोप्टर के साथ में। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है? द लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ, द लेंस ऑफ अ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज मोर पावर एंड द लेंस ऑफ अ लॉन्ग फोकल लेंथ हैज लेस पावर। स्वाभाविक है, हमने क्या बोले कि जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? पावर ऑफ लेंस को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप कम होती है। अगर एक क्वांटिटी कम होती तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ती है। कब? जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तब। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि अगर फोकल लेंथ अगर कम हो गई, मतलब कि उसकी वैल्यू कम रही, मतलब शॉर्ट फोकल लेंथ रही, कम डिस्टेंस की, तो जो पावर है उस लेंस का वो ज़्यादा रहेगा। और अगर हम बात करेंगे लॉन्ग फोकल लेंथ की तो उसका पावर क्या रहेगा? कम रहेगा। इट मीन्स कि अगर मैं लेता हूँ 5 मीटर की फोकल लेंथ और एक लेता हूँ मैं 20 मीटर की फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने लिया 5 मीटर की फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगा? जो पावर है वो उसका बढ़ जाएगा। अगर मैं लेता हूँ 20 मीटर की फोकल लेंथ, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, तो जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेशियो है उसका वो कम हो जाएगा, मतलब कि उसका पावर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अगर 5 मीटर की अगर फोकल लेंथ है तो उसका पावर बढ़ेगा एज कंपेयर टू 20 मीटर। अगर लेकिन 20 मीटर की अगर मैं फोकल लेंथ लिया तो उसका पावर, उस लेंस का पावर कम रहेगा। समझ में आ रहा? ऐसा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वो फोकल लेंथ पे। समझ में आ रहा? मतलब द लेंस ऑफ अ 5 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ हैव द मोर पावर एंड अ लेंस ऑफ अ 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ, सॉरी 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ हैज अ मोर पावर। 20 सेंटीमीटर, मीटर 20 सेंटीमीटर। अब इसको हमको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको सबसे पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, और फिर उसका पावर निकालना पड़ेगा उस लेंस का। समझ में आ रहा? चलो, ये है आपका पावर का पूरा रिलेशन, ठीक है। ये है आपका पूरा पावर का रिलेशन। वही अगर हम बात करते हैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, क्योंकि आपको उसके बाद में छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब क्या होता है? कंबाइन, या वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मिक्स करना, जोड़ना, एक के बाद एक का सम करना वहां पे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होगा? अगर दो लेंस है जिनकी फोकल लेंथ अगर f1 और f2 और f3 या f4 है तो उन सबका सम उसको बोला जाएगा कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर हम कंसीडर करते हैं कि सपोज कि हम f1, f2, f3, f4 ऐसे 4 लेंसेज है, आर द 4 लेंसेज are kept in contact with each other। अगर इनको हमने एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रख दिए तो ये क्या हो जाएंगे? ये बनाएंगे एक अपना कॉम्बिनेशन। ये अपना क्या बनाएंगे? एक कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? और इसका जो फोकल लेंथ है वो हम देंगे ये f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। समझ में आ रहा? मतलब कि अगर आपका f1 की वैल्यू है 2
मीटर या फिर सेंटीमीटर ले लेते हैं। F2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, F4 की वैल्यू है, F3 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और F4 की वैल्यू है फिर से 5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो टोटल आपका फोकल लेंथ आएगा मतलब कि 1/f, ये क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सबका एलसीएम निकालने में क्या होगा, 2, 3, 4 और 5, सबका एलसीएम कितना रहेगा। सभी के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन आता है क्या ऐसा कोई नंबर, देखो बताओ। 15 आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आएगा, 20 आता है तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, है ना। अगर 24 लेते हैं तो 5 के टेबल में नहीं आएगा। तो थोड़ा आपको ये 5 को एक्सचेंज करना पड़ेगा, 6 ले लेना पड़ेगा, मतलब कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब देखो 3 के टेबल में 12 आता, 4 के टेबल में भी 12 आ रहा, 6 के टेबल में भी 12 आ रहा और 2 के टेबल में भी 12 आ रहा। मतलब कि इनका जो एलसीएम रहेगा ये रहेगा 12। एलसीएम क्या रहेगा 12, तो पुट कर दो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 12 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, कॉमन लाना पड़ेगा ना हमें डिनोमिनेटर। फिफ्टी बाई 12 का मीनिंग क्या है, 5/3। 15 बाई 12 का मीनिंग क्या है, 5/4, सॉरी 5/4। समझ में आ रहा, तो ये हो जाएगा इसका फोकल 5/4। समझ में आ रहा, ऐसे ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। ये आपने को एग्जाम्पल समझाने के लिए किया था मैंने, तो ये आपको अपने समझने के लिए था, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ। इसको हम पावर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, P = P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। क्यों लिख रहा है ऐसा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, क्योंकि 1/f मतलब क्या होता, पावर। ये अब बीच पड़े हमने 1/f मतलब क्या होता, पावर P, तो उसके जगह पे ये लिख दो। समझ में आ रहा है, तो ये भी हो गया पावर कॉम्बिनेशन भी बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब क्या है, उनके पावर का कॉम्बिनेशन। अगर अलग अलग पावर के अगर हमने लेंस लिए, उनको अगर कंबाइन कर दिए तो वो क्या बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर्म करेगा। वो क्या फॉर्म करेगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी फिर, व्हेन द टू लेंसेज आर केप्ट इन टचिंग विद ईच अदर द पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर ऑफ इट्स इंडिविजुअल लेंस। समझ में आ रहा, मतलब हर एक इंडिविजुअल लेंस के पावर का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक पावर। किसका पावर मिलेगा, वो पूरे कंबाइंड लेंस का, जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पावर और कंबाइंड लेंसेज का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी हम देखेंगे अबाउट द ह्यूमन आई। इसके जो न्यूमेरिकल्स है ये आपने खुद ने करना है, जो सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। उसके बाद में अगर एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपको, वो हम एट द एंड ऑफ द लेसन पूरे करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये अभी हो गया आपके पूरा कंप्लीट यहाँ तक के। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और फिर आते हैं हम ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस, मतलब जो ह्यूमन आई में हमारी लेंस होती है उसका कैसे क्या वर्क होता है वो देखते हैं। चलो अभी देखते हैं कि ह्यूमन आई और उसका वर्किंग, मतलब जिसमें जो लेंस प्रेजेंट होती है ह्यूमन आई में, जिसके एक प्रकार की कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होती है, वो लेंस का कैसे वर्किंग होता है। थोड़ा डायग्राम अगर आपको अगर समझ में नहीं आई होगी तो आपने आपके टेक्स्ट बुक को अगर रेफर करना है, लेकिन स्टिल मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको आपको समझने लायक ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि अभी जो डायग्राम के ऊपर से एक एक पॉइंट कवर करते हुए चलते, जैसे जैसे पॉइंट कवर करेंगे तो आपको ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो भी आपको समझते आते जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करना है आपको डायग्राम्स की, सबसे पहली चीज तो। और दूसरी चीज
जो पॉइंट्स मैंने जो लिखा है इनको पूरा प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहली बात, ह्यूमन आई इज अ नियरली स्फेरिकल इन शेप विथ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.4 मीटर सेंटीमीटर, नॉट मीटर, बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो, ठीक है। मतलब ह्यूमन आई क्या है एक्चुअली में, एक स्फेरिकल शेप में, नियरली वो स्फेरिकल ही है, समझ में आ रहा है, स्फेरिकल गोलाकार हम जिसको कहते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप में होता है जिसका डायमीटर नियर अबाउट 2.4 सेंटीमीटर होता है ह्यूमन आई। आप सभी की जो आंखें हैं उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन आई की, इंसानों में पाए जाने वाली आंखों की, तो वो क्या हो रहा है, इज अ स्फेरिकल इन शेप, इट इज अ स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, गोल आकार में, समझ में आ रहा, स्फेरिकल इन शेप विथ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.4 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर कितना होता है 2.4 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा। उसके बाद में लाइट एंटर्स इनटू आवर आईज थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज कॉर्निया। अब हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका जो ये जो ह्यूमन आई है ये है स्फेरिकल में, जिसका पूरा का पूरा डायमीटर होता है 2.4 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले अभी हमको यहाँ पर पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द ह्यूमन आई, हमें यहाँ पर लाइट से रिलेट कर रहे हैं ना हम। तो ह्यूमन आई में क्या होता है कि जो लाइट होती है हमारे आंखों में, जो लाइट होती है जो ट्रैवल करती है लाइट की रे, वो एंटर्स करती है थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है हमारे आंखों के ऊपर में, जो कि होती है कॉर्निया की, जो आपको ये डायग्राम में दिख रही है प्रॉपरली, ठीक है। ये है आपकी थिन मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है कॉर्निया। इसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया, मतलब अपने आंखों की सबसे पहली लेयर ऊपर की, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्निया। वहां से वो लाइट एंटर करती है हमारे आईज में और उस मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है, कॉर्निया। उसके बाद में द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई टेक प्लेस फ्रॉम द कॉर्निया, मतलब जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है लाइट रेज का जो कि एंटर कर रही है हमारे आईज में, वो कहाँ पे शुरुआत होती है उसकी रिफ्रैक्शन की, ज्यादातर कॉर्निया में। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ पर होता है हमारे आईज में, कॉर्निया के ऊपर में, समझ में आ रहा है। ये ध्यान में रखना कि जो ज्यादा रिफ्रैक्शन है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है लाइट रेज का, जो ऐसी लाइट रेज जो एंटर कर रही है हमारे आईज में, एक ह्यूमन आई में, वो टेक प्लेस होता है फ्रॉम कॉर्निया। कॉर्निया से उसकी रिफ्रैक्शन की शुरुआत होती है, समझ में आ रहा है, कॉर्निया से उसकी रिफ्रैक्शन की शुरुआत होती है ह्यूमन आई की। उसके बाद में बिहाइंड कॉर्निया, अब कॉर्निया के पीछे बिहाइंड कॉर्निया देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड एज आइरिस, पढ़ो या इरिस पढ़ो उसको, ठीक है। मतलब कि कॉर्निया के पीछे एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन, फ्लैशी का मीनिंग क्या, फ्लैशी का मीनिंग क्या, ये जिसकी फ्लैश टाइप, मतलब थोड़ा सा उस पे एक प्रकार का फ्लैश भी प्रेजेंट होता है, समझ में, डार्क कलर की रहेंगी। वो डार्क का मीनिंग क्या है, जैसा आप सभी की आंखें अगर देखोगे तो एक ऐसे ब्राउनिश कलर का या फिर काले कलर का, किसी किसी का हल्का सा ब्राउनिश टू ग्रीनिश में रहता है ना, वो होता है आइरिस। वो क्या होता है, आइरिस, उसको बोला जाता है आइरिस। और ह्यूमन टू ह्यूमन वो आइरिस डिफर करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। मोस्ट ऑफ द जो है वो देखा जाता है कि वो जो आइरिस है वो हमारी ब्लैक कलर की होती है, लेकिन बहुत से लोगों में वो हल्की सी ब्राउनिश और अलग कलर में भी हमें देखने मिलती है, लाइक हल्की सी ग्रीनिश भी देखने मिलती है, डार्क ग्रीनिश, समझ में ना, उसको बोला जाता है आइरिस। द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कलर होता है आइरिस का। हमारे यहाँ पास में यहाँ पर पेन नहीं होने के कारण मैंने यहाँ पर वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कलरफुल उसको बनाने की कोशिश की है समझाने के लिए, लेकिन ध्यान में रखना कि कलर जो है वो चेंज होते रहता है आइरिस के, जो कि अलग अलग लोगों में, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट कलर वगैरह ज्यादा रहेगा करके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एट द सेंटर ऑफ द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ अ वेरिएबल डायमीटर कॉल्ड एज अ प्यूपिल। अब हम आते हैं आइरिस के थोड़े सामने, तो सेंटर ऑफ द आइरिस में हल्की सी छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है प्यूपिल। जिसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल, जो कि पीछे जो कि कहाँ पे होता है, आइरिस के पीछे, समझ में, मतलब आइरिस के सेंटर में बोल सकते हैं एक प्रकार से, ये ऐसे ही यहाँ पर बोलेंगे हम ओपनिंग। अब ये लेंस समझाने के लिए मैंने उसको कंप्लीट बनाया, लेकिन हल्की सी यहाँ पे ओपनिंग होती है, उसको बोला जाता है आइरिस। उसको क्या बोलेंगे हम, आइरिस, सॉरी आइरिस नहीं, प्यूपिल, उसको क्या बोलेंगे, प्यूपिल। ये मैंने डायग्राम में शो किया, ये जो इतना पार्ट है ये स्मॉल ओपनिंग,
उसको बोलेंगे हम प्यूपिल। ये हाँ, तो ये जो ये स्मॉल ओपनिंग है इसको बोलेंगे हम प्यूपिल। समझ में आ रहा है? कब? एट द सेंटर ऑफ द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ अ वेरिएबल डायमीटर। वेरिएबल मतलब बहुत कम रहता है डायमीटर वैसे देखा जाए तो, लेकिन चेंजेस आते हैं उसमें भी। वेरिएबल डायमीटर कॉल्ड एज प्यूपिल। द प्यूपिल कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और ये फंक्शन क्या होता है प्यूपिल का कि जो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आईज में एंटर करेगी, हमारे आई में एंटर करेगी, वो कंट्रोल और उसको रेगुलेट करने का मतलब कि उसको बराबर मैनेज करने का काम कौन करता है? प्यूपिल करता है। कौन करेगा वहां पे? ह्यूमन आई में प्यूपिल करेगा। ठीक है। फॉर द ब्राइट लाइट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्लोजर हो जाना, मतलब ऐसे एकदम सिकुड़ जाना जिसको हम कहते हैं, एकदम पास पास आ जाना, नजदीक आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। कब? जब एकदम ब्राइट लाइट। अब ब्राइट लाइट की बात करेंगे तो देखो, अगर आप व्हीकल का लाइट देखोगे तो कभी कभी एकदम से अगर ब्राइट लाइट अगर आपके आंखों पे गिरता है तो आपको आपकी जो आईज है एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट आंखें होती है मतलब कि क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? हमारा प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर सनलाइट के केस में भी वैसे ही होता है। डायरेक्ट आप सन को देखो तो आपकी आईज अपने आप बंद होने लगती है, अपने आप अपनी आईज बंद होने लगती है, मतलब अपना प्यूपिल बंद होने लग रहा है। ठीक है। फॉर ब्राइट लाइट द प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल इन केस ऑफ इनसफिशिएंट लाइट। लेकिन जब हम बात करते हैं इनसफिशिएंट लाइट की, जब हम बात करते हैं इनसफिशिएंट लाइट की, तो वहां पर क्या होता है कि प्यूपिल वाइडेंस, मतलब रात के अंधेरे में अगर बोलोगे या फिर लो लाइट में जहाँ पे लाइट कम है, प्रकाश कम है आपका, वहां पर आपका जो प्यूपिल है वो वाइडेन होता है। वाइडेन का मीनिंग थोड़ा सा ऐसा उभरता है और वो स्प्रेड होता है और वो चाहता है कि उसको लाइट दिखे, वहां पे वो ज्यादा फोकस करने की, लाइट देखने की कोशिश करता है। कब? जब कम लाइट रहता है, रात के अंधेरे की हम बात कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल वो, या फिर डीप लाइट में। ठीक है। उसके बाद में प्यूपिल के बाद में देयर इज अ ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस। अब ये ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स का मीनिंग क्या? बाइकॉन्वेक्स का मीनिंग होता है कि दोनों साइड से उसके जो मिडल से सेंटर से दोनों साइड से जो ये लेंस है वो क्या होंगी? सरफेस से जो लेंस है वो क्या होती है? खुली हुई, मतलब कि उभरी हुई होती है, पफ्ड अप। उसको बोला जाता है बाइकॉन्वेक्स। और ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि वहां से लाइट जो है वो विजिबल होती है। ठीक है। देयर इज अ ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स लेंस लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल एक ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स लेंस वहां पर प्रेजेंट होती है हमारे आई में, जिसको एक्चुअली में बोला जाता है आई लेंस। जिसको क्या बोला जाता है? आई लेंस। बहुत से ऐसे अभी ऑपरेशंस वगैरह लोग करते हैं, जब उनकी आईज खराब हो जाती है तो वहां पर वो जनरली आई लेंस लगाते हैं ताकि उनका जो रोशनी है अपने आईज की वो हम थोड़ी सी बढ़ा सकें कुछ हद तक के। जैसा किसी किसी को ऑप्टिक्स में तो चश्मे वगैरह लगाने में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं, कभी कभार लेंस का यूज करते हैं, आई लेंस का यूज करते हैं। समझ में आ रहा? और वो आई लेंस जो है वो कैसे रहती है? ट्रांसपेरेंट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको विजिबल कराती है। समझ में आ रहा है? देखो दिस लेंस प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। वो जो लेंस है वो क्या कराएंगी? फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, मतलब बराबर एक फोकल लेंथ तक के, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक के हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। समझ में आ रहा है? आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करते हैं। नियरली जो आई लेंस की अगर हम फोकल लेंथ देखेंगे तो वो रहती है 2 सेंटीमीटर की। समझ में आ रहा है? मतलब कि नॉर्मल आई के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए जो पोजीशन है, एक रिलैक्स पोजीशन में जो फोकल लेंथ रहेगी उस आई लेंस की वो रहती है 2 सेंटीमीटर। ध्यान में रखना कि एक आई लेंस की नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए रिलैक्स पोजीशन में जो फोकल लेंथ रहेगी आई की वो कितनी रहती है? 2 सेंटीमीटर। देन बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, जैसे जैसे फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे आई लेंस के, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। अब ये जो रेटिना है ये यहाँ पर एक प्रकार से स्क्रीन का काम करता है। रेटिना किसका काम करता है? स्क्रीन का। क्योंकि जो इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फॉर्म होती है वो किस पे फॉर्म होती है? स्क्रीन पे फॉर्म होती है। मतलब हमारे ह्यूमन आई की
रेटिना पे, मतलब हम जो भी विजिबल करते हैं, जो भी चीजें हम देख पाते हैं, तो उसकी जो इमेज हमें जो फॉर्म होती है हमारे आई में, वो कहाँ पर होंगी, वो फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर में। फिर रेटिना से वो मैसेज जाता है तो ऑप्टिक नर्व, है ना, ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक नर्व के थ्रू फिर ऑप्टिक डिस्क में, और फिर वो ट्रांसफर होता है टू द ब्रेन वगैरह, जो फिर वो बराबर समझने की कोशिश करता है। ठीक है, वो देखते हैं हम थोड़ा आगे आगे, समझ में आया। देखो, बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। और ये रेटिना जो है ये एक बहुत ही नाजुक, हम जिसको कहेंगे डेलिकेट, बहुत ही नाजुक, मतलब बहुत सेंसिटिव होता है वो, और सेंसिटिव सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है। अगर रेटिना को अगर कुछ हार्म पहुंचता है तो अपना जो विजिबिलिटी आई की वो अपने आप खोने का चांस है, मतलब कि हम जो अपनी आईज जो है वो उसकी रोशनी भी खो सकते हैं अगर रेटिना को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, मतलब जो लाइट को सेंस कर सकती है, लाइट को सेंस करती है वो, उसके जो सेल्स होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स, वो हमारे रेटिना में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलो, ये हो गया रेटिना तक के, और आगे का देखते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम कुछ और एक दो पॉइंट लिख कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में उसको समझते हैं, मतलब आपके नोट्स भी तैयार हो जाते और हमारा समझना भी हो जाता। तो चलो, अभी कुछ और आपके पॉइंट बचे हुए थे उस ह्यूमन आई के और वर्किंग ऑफ लेंस के इसमें, तो वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या होगा, हमने देखी कि रेटिना जहाँ से पूरे के पूरे जो सिग्नल्स है वो क्या होते हैं, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक के भेजे जाते हैं। और जो रेटिना है वो एज अ किसका काम करती है, एक प्रकार से स्क्रीन का काम करती है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, देखो, व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन द रेटिना, द सेल गेट एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। हमने क्या बोला जस्ट इसके पहले कि जो रेटिना है उस पे लाइट सेंसिटिव सेल्स रहते हैं प्रेजेंट, जो लाइट को सेंस करते हैं, उसका होना मतलब उसका प्रेजेंस वो डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कौन, सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, रेटिना में। तो जैसे ही उस रेटिना पे लाइट फॉल होती है, सो द सेल गेट एक्टिवेटेड, तो वो जो सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड होने के साथ साथ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो क्या जनरेट करते हैं, एक्टिवेट होने के साथ साथ वो जनरेट करते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके सामने खड़ा है, ऐसा वैसा, या फिर जो भी आप देख पाते हो वो सारी चीजों को डिटेक्ट करने का काम वो सिग्नल्स के फॉर्म में क्या बनाता है, रेटिना के ऊपर में तैयार करता है, वो सेल्स तैयार करता है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद में द सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। क्या बोले कि वो जो सिग्नल्स जनरेट किए फिर उस सेल्स ने, वो जो सिग्नल्स है वो सेंट टू द ब्रेन, मतलब वो ब्रेन तक के सेंड किए जाते थ्रू द ऑप्टिक नर्व। फिर सिलियरी मसल्स क्या होती है, फिर क्या होती है सिलियरी मसल, ये आपको डायग्राम में लिखी है। सिलियरी मसल्स का काम क्या है कि वो सराउंड करती है आपके ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स लेंस को, सीधा सिलियरी मसल्स सराउंड द लेंस। अब लेंस कौन सी आपकी, वो बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस हम जिसको बोले हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद में these muscles hold the eye lens in place, वो मसल्स को क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे होल्ड करके रखता है। when the muscle relax, जब मसल रिलैक्स होती है, they increase the focal length of the lens, मतलब कि जैसे जैसे ये मसल रिलैक्स होती है तो वो क्या इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज करती है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड allowing the eye to see the object that are far away, मतलब अगर हमें दूर डिस्टेंस के अगर ऑब्जेक्ट अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स होने होना, और जब वो रिलैक्स होती है तो हमारी जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती, फोकल लेंथ बढ़ने के कारण वो दूर तक का विजन कर पाता है। समझ में आ रहा है, वो क्या कर सकता है, जो दूर डिस्टेंस पे रखा गया ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए उसके काबिल हमें बनाता है। समझ में आ रहा है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर और वर्किंग हो गया आपके, वर्किंग इन द सेंस यहाँ पर हमने पोजीशंस के लिए अलग अलग पोजीशन पे क्या इमेज फॉर्म होती है आई पे, वो नहीं देखे अभी तक के, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर हमने ये देखे कि जो स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का, और वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग
उनके फंक्शंस का क्या काम होता है वो हमने यहाँ पर देखे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व क्या करती, जो सिग्नल्स तैयार होते हैं ये मसल्स में, वो सॉरी रेटिना पे, उसको वो खींचने का काम करेंगे, उसको सेट करने का काम करेंगे, कहाँ तक के, ब्रेन तक के। लेकिन वो जो ऑप्टिक नर्व है वो जुड़े हुए होते हैं ऑप्टिक डिस्क के साथ में, तो ऑप्टिक डिस्क का भी काम वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो मसल्स है वो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे क्या करता है, आई को प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं, और आई को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ वो वहाँ पे ये जो लेंस है, ये लेंस को भी कहीं ना कहीं पे रिलैक्स और कॉन्टैक्ट करने का काम करते हैं, समझ में आ रहा है। और जो नॉर्मल विजन है ह्यूमन आई के लिए, मिनिमम डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन देखने लायक, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का, समझ में आ रहा है। नॉर्मल विजन के लिए, समझ में आ रहा, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो है 25 सेंटीमीटर का। किसका है वो, 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं वहां पर ये जो आपकी स्क्लेरोटिक कोट है आपका, ये जो स्क्लेरोटिक कोट है ये किसका काम करता है, ये एक्चुअली में एक व्हाइट कलर का कोटिंग होता है, जो कि जो आपके आईज में आईबॉल होता है ना, वो आईबॉल को प्रोटेक्ट करने का काम, मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन वो तैयार करता है। कौन, ये स्क्लेरोटिक कोट, समझ में आ रहा। स्क्लेरोटिक कोट जो है वो एक प्रकार से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करता है, किसके लिए, आई बॉल के लिए, किसके लिए, आई बॉल के लिए, समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद में आती है बात कोरोइड पे। कोरोइड जो है ये कोरोइड क्या काम करता है, कोरोइड प्रोवाइड द नेसेसरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द आई, जो जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है हमारे आई को, ह्यूमन आई को अपने विजन अच्छा रखने के लिए, तो वो जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट है वो सब किसके थ्रू पास होता है, वो होता है कोरोइड के थ्रू। वो किसके थ्रू मिलता है हमें, कोरोइड के थ्रू। और वो हमें, और जो रिफ्लेक्शंस है वो भी अनकंट्रोल्ड रिफ्लेक्शन को भी हम जिसको बोल सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प द आई टू लिमिट, मतलब कि जो रिफ्लेक्शंस होते हैं हमारे आईज के ऊपर में बिकॉज ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन द आई कंटिन्यूअसली, तो जो रिफ्लेक्शंस है उसको कवर करने के लिए भी मदद करता है अपना ये कोरोइड, समझ में आ रहा है, ऐसा ये फंक्शन है उसका, ठीक है। चलो, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया ह्यूमन आई का पार्ट। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका वर्किंग कैसा होता है, साथ ही साथ में हम देखेंगे कि नियर बाय और दूर के ऑब्जेक्ट के लिए क्या देखना है हमें, चेंज इन द शेप ऑफ द लेंस, जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है उसका शेप ऑफ द लेंस में कैसे चेंज होता है जब वो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं दूर पे और पास में, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब कि विजन में और उनके करेक्शन में क्या डिफेक्ट होता है वो भी हमें स्टडी करना है। फारसाइटनेस वगैरह, हाइपरमेट्रोपिया जिसको बोला जाता है। फिर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज हमें देखना है, जहाँ पर माइक्रोस्कोप वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलो, बड़ा मतलब ही इंटरेस्टिंग पार्ट आपका अभी बचा हुआ है ये लेसन का, वो हमें आगे करके पढ़ना है। आप यहाँ तक के आज पढ़ कर आओगे पूरा कंप्लीटली, समझ में आ रहा, ये यहाँ तक के पूरा पढ़ के आओ, एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, थोड़ा इमेजिनेशन करो कि कैसे वो ह्यूमन आई का जो वर्किंग है वो होता होगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले क्लास में।